बहू को क्या काम करने की मशीन समझ रखा है। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी का रिमोट पकड़कर बैठ जाती और ननद फोन पकड़कर, बहू तुम मशीन लगाने जा रही हो क्या? सुनैना जी ने काव्या को हाथ में कपड़ों का टब पकड़े देखकर पूछा। हाँ मम्मी जी, काव्या ने ड्राइंग रूम के सोफे के कवर उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना। सुनैना जी ने टीवी देखते देखते कहा, और भाभी 2-3 ड्रेस मेरी भी है, वो भी ले लेना। ननद सुहाना ने बेफिक्री से फोन चलाते हुए कहा। जी दीदी, कहने को तो काव्या ने कह दिया, मगर एक बार को तो मन मचल ही गया। जब से ब्याह कर आई हूँ तब से यही होता है। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी का रिमोट पकड़कर बैठ जाती है और ननद फोन पकड़कर, क्योंकि आजकल उसकी कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी और छुट्टी नहीं भी होती तो ननद किसी काम में मदद कर दे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। ससुर रमेश जी और पति अनुज भी सुबह सुबह नाश्ता करके दुकान चले जाते हैं और काव्या सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरह घर के कामों में लगी रहती है। क्योंकि काम भी 5 लोगों का था, मगर जरा भी तरस नहीं आता था दोनों माँ बेटी को काव्या के ऊपर। जब देखो तब दोनों बैठी बैठी हुक्म चलाया करती थी। काव्या सास ननद की बात को काट भी नहीं पाती थी, क्योंकि माता पिता ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, नहीं तो सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माता पिता के संस्कारों पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए वो घुन की तरह पिसती जा रही थी। जब से काव्या शादी करके इस घर में आई, तब से ही घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। यहाँ तक कि कभी कभी तो काम के चक्कर में उसे नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता था और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती थी। और दोपहर का खाना भी वो सबको खिलाने के बाद ही उसके खाने का नियम बना रखा था सासू माँ ने, तब तक उसकी भूख लगभग मर ही जाती थी। क्योंकि भूख लगने पर अगर ना खाओ तो भूख भी शांत हो जाती है। पिछले 10-15 दिनों से काव्या काफी थकान महसूस कर रही थी। उसे बार ऐसा लग रहा था कि उसे चक्कर से आ रहे हैं। वो कैसे ना कैसे खुद को संभाल लेती थी। आखिरकार एक दिन वो चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी थी। वो तो गनीमत थी उसी समय अनुज रसोई में चाय लेने आया हुआ था। क्या हुआ काव्या? अनुज ने काव्या को पकड़कर कहा। कुछ नहीं, बस वो जरा सा चक्कर आ गया था। काव्या ने बहुत संभलने की कोशिश की, मगर वो अनुज की बाहों में झूल गई। कुछ कैसे नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें चक्कर आ गए? चलो कमरे में चलकर आराम करो, इतना काम करती रहती हो। अनुज ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा। अरे नहीं अनुज, अभी बहुत काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्सा करने लगेंगी, काव्या ने घबराते हुए कहा। काव्या, पहले चलो चलकर लेटो, बन जाएगी चाय। अभी अनुज ये कह ही रहा था कि काव्या बेहोश हो गई। अनुज किसी तरह से उसे कमरे में लेकर आया और घबराते हुए माँ सुनैना जी को आवाज देने लगा। अभी तो रमेश जी भी घर पर ही थे। सुनैना से पहले रमेश जी कमरे में पहुँच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? अनुज की घबराई हुई आवाज सुनकर रमेश जी भी घबरा गए। ये देखिए ना पापा, पता नहीं काव्या को क्या हुआ है। रसोई में अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अनुज बहुत ही घबराया हुआ था। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये तो बहुओं के चोचले होते हैं ताकि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, सुनैना जी अपने स्वभाव के अनुसार तिनकते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उन्हें बहुत जोरों से चाय की तलब लगी थी। उनको तो अपनी चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये कैसी बातें कर रही हो सुनैना, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है,
और तुम इसे चोचलेबाजी कह रही हो, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी हो गई हो, मगर पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। रमेश जी एकदम से सुनैना जी पर चिल्लाकर बोले। तब तक अनुज पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर रवि को बुला लाया, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने आते ही काव्या का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर लग रही है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश जी चिंतित हो गए। देखिए रमेश जी, बहू की हालत बता रही है कि ये समय से बिल्कुल भी खाती पीती नहीं है। मैंने कहा ना, ये शारीरिक रूप से बहुत कमजोर लग रही है। अभी मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिए, शाम को फिर से आकर चेक कर लूंगा। डॉक्टर इतना कहकर इंजेक्शन लगाकर चले गए। सब लोग तो कमरे से बाहर आ गए, मगर अनुज वही कमरे में काव्या के पास ही रुक गया। काव्या के इस तरह बेहोश होने से अनुज को तो बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई? रमेश जी बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे थे। आखिर बहू की देखभाल में कहाँ कमी रह गई? वो तो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही स्नेह देते हैं। कुछ बात तो जरूर है जिसका उन्हें पता नहीं है। इधर सुनैना जी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उन्होंने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद अनुज कमरे से बाहर आया और बोला, पापा, काव्या को होश आ गया है। रमेश जी तुरंत ही कमरे में पहुंच गए। उन्हें देखकर काव्या उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, मगर ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? घर में तो खाने पीने की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, रमेश जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। अरे क्यों आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक सुनैना जी भी पीछे से कमरे में पहुंच गई थी। तुम चुप रहो, रमेश जी सुनैना जी को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई? काव्या ने डरते हुए सुनैना जी की तरफ देखा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बहू, तुम साफ साफ बताओ बात क्या है? रमेश जी ने काव्या को सहानुभूति देते हुए पूछा। पापा जी, कभी कभी काम इतना ज्यादा हो जाता है कि सुबह का नाश्ता तो क्या, चाय पीने का भी समय नहीं मिलता है, और फिर दोपहर को सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ, तब तक तो भूख भी खत्म ही हो जाती है, और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इस वजह से खाना और भी अच्छा नहीं लगता। काव्या ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू के काम में हाथ नहीं बढ़ा सकती? रमेश जी ने अपनी पत्नी सुनैना जी की तरफ देखते हुए कहा। अब क्या बहू के आने के बाद भी मैं ही काम करूंगी और सुहाना क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ले, ससुराल जाकर तो उसे काम ही करना है, सुनैना जी सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम तो छोड़ ही दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ख्याल भी रख लो, उसने समय पर खाया है भी या नहीं। अपनी बेटी के पीछे तो दिन भर थाली लेकर दौड़ती रहती हो। आज के बाद मुझे ये सब बिल्कुल भी सुनने को ना मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समधी जी से कितने भरोसे से मैंने कहा था कि बहू को बेटी बनाकर रखूंगा, मगर तुम्हारी वजह से मैं बहू से आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। रमेश जी बहुत ही नाराज लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आज से काव्या का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसे अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा।
मुझे तो काव्या की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काव्या मेरी जिम्मेदारी है। अनुज अभी भी काव्या के पास बैठा हुआ उसका सर सहला रहा था। काव्या तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर अभिभूत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बहू तुम भी मुझे माफ कर दो, अब से हम सभी लोग साथ बैठकर ही खाया पिया करेंगे। सुनैना जी सच में शर्मिंदा थी। मम्मी जी, गलती तो मेरी भी थी, मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए था। मैंने जानबूझकर ऐसी नादानी कर दी। काव्या ने सुनैना जी के हाथ पकड़कर कहा, अब तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद गर्मा गर्म कॉफी पिला देना, आराम मिलेगा। और सुनैना जी फटाफट कॉफी बना लाई। बहू, अब तुम थोड़े दिन आराम करो, घर के काम पहले की तरह सुनैना संभालेंगी, रमेश जी ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी, तुम थोड़े दिन आराम करो, फिर दोनों सास बहू मिलकर घर के काम निपटाया करेंगे। सुनैना जी घर संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और सबकी अपने लिए चिंता देखकर काव्या भी मुस्कुरा दी।